Dunyadari is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5 पैसा ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। सोलह साल की एक लड़की थी, एक छोटे से शहर में रहती थी। उसे गाने का शौक था। उसने एक गाना बनाया, गीत चल निकला, वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। अब वो लड़की 39 साल की हो गई है। उसके 2 बच्चे हैं, 14 और 15 साल के। मगर उसे अपनी पर्सनल लाइफ के फैसले भी खुद लेने का हक नहीं है। उसने बेपनाह दौलत कमाई है, लेकिन उन पैसों पर भी उसका कंट्रोल नहीं है। कई लोग तो ये तक कहते हैं कि उसे मोबाइल रखने, अपनी मर्जी से कहीं आने जाने तक की छूट नहीं है। अब इस ब्यौरे में एक नाम डाल दीजिए, मशहूर पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स। करीब 13 साल से ब्रिटनी की जिंदगी किसी और के कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि माना गया कि ब्रिटनी मानसिक तौर पर इतनी फिट नहीं कि वो अपने फैसले ले सके। इसी समझ के चलते कोर्ट ने ब्रिटनी का कंट्रोल किसी और को सौंप दिया। ये जिस खास कानूनी व्यवस्था के तहत हुआ उसे कहते हैं कंजर्वेटरशिप। ब्रिटनी के लाखों प्रशंसक बरसों से उन्हें इस कंजर्वेटरशिप से रिहा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री ब्रिटनी का नाम का एक कैंपेन चल रहा है। आज इस कैंपेन के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बरसों बाद आज ब्रिटनी अपनी चुप्पी तोड़ने वाली है। वो इस मामले में कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने वाली है। ये पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। 12 जनवरी 1999 इस रोज अमेरिका में एक गाना रिलीज हुआ। इसके बोल थे बेबी वन मोर टाइम। ये ब्रिटनी स्पीयर्स का पहला गाना था। इसमें वो एक खास अदा से कुछ गुर्राने की शैली में कहती हैं, ओ बेबी बेबी। शब्द सुनकर शायद आप महसूस न कर सके, मगर सुनते हुए वो स्टाइल इरोटिक लगता है। इसी मादक स्टाइल ने, इसी गाने ने नई सदी के टीन पॉप युग का आगाज किया था। ब्रिटनी पॉप आइकन बन गई। एक इंटरव्यू में ब्रिटनी ने इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले की रात का किस्सा कुछ यूं सुनाया था। अगले दिन गाना रिकॉर्ड होना था। उससे पहले की रात मैं सॉफ्ट सेल का गाया टेंटेड लव सुनती रही। मैं चाहती थी कि गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त मेरा गला थोड़ा रफ रहे, जैसा अक्सर जोर से चिल्लाने पर हो जाता है। कुछ वैसा ही। इसलिए मैंने खुद को थकाया। बहुत देर तक जागी रही। जब मैं स्टूडियो पहुंची तो मैं थकी हुई थी। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। इसका असर मेरी आवाज पर भी पड़ा। मेरी आवाज कूल और सेक्सी लग रही थी। गाना रिकॉर्ड करने के बाद मैंने खुद से कहा, ब्रिटनी अब रुकना मत। ब्रिटनी सच में नहीं रुकी। वो पॉप आइकॉन बन गई। उन्हें सबसे सफल कलाकारों की सार्वकालिक कैटेगरी में गिना जाने लगा। इस कामयाबी को आप चाहे पैसे से मापें या आलोचकों और प्रशंसकों की तारीफों के आधार पर, ब्रिटनी दोनों तरह से सुपर डुपर सक्सेसफुल रही। लेकिन इस कामयाबी के भरपूर नुकसान भी थे। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट था पैपराज़्ज़ी। ये क्या चीज है? ये वो लोग हैं जो कैमरा थामे मशहूर हस्तियों का पीछा करते हैं। घर के बाहर, घर के पीछे, रेस्तरां में, पर्सनल पार्टियों में, छुट्टी मनाते हुए, पर्सनल प्रोफेशनल, हर जगह ये सेलिब्रिटी के पीछे पड़े रहते हैं। सेलिब्रिटीज को मीडिया अटेंशन अच्छा लगता है, मगर जब ये एक्सट्रीम हो जाए तो घुटन महसूस होती है। ऐसा ही होने लगा ब्रिटनी के साथ। जब ब्रिटनी चिढ़ती, कोई प्रतिक्रिया देती तो मैगजीन्स और टैबलॉइड्स उन पर नेगेटिव खबरें छापते। ब्रिटनी जब चिढ़कर सार्वजनिक तौर पर अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाती तो उनकी नेगेटिव छवि बनाई जाती। मीडिया उनके साथ पर्याप्त बदतमीजियां भी करता था। मसलन जुलाई 2002 का एक वाकया सुनिए। ब्रिटनी दौरे पर मेक्सिको सिटी गई थी। यहाँ उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें ब्रिटनी ने जीन्स और लाल रंग का एक झीना सा टॉप पहना हुआ था। ब्रिटनी मंच पर एक टेबल के पीछे बैठकर पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रही थी। इसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे कहा, क्या मैं देख सकता हूं कि आपने क्या पहना हुआ है? यह सवाल सुनकर ब्रिटनी असहज हो गई। औपचारिकता के चलते वो मुस्कुरा तो रही थी, मगर उनके हाव भाव से स्पष्ट था कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने हैरान होकर पत्रकार का सवाल दोहराया, पूछा, आप देखना चाहते हैं कि मैंने क्या पहना है? इस पर उस पत्रकार ने हामी भरी। ब्रिटनी कुर्सी से खड़ी हुई। इस पर उस पत्रकार ने कहा कि वो आगे पीछे घूमकर अपने कपड़े दिखाएं। ब्रिटनी हल्का सा मुस्कुराई और वापस बैठ गई। उन्होंने पत्रकार से कहा कि जब मैं जाने लगूंगी तो देख लेना। सोचिए, ये सवाल एक 20 साल की लड़की से पूछा गया था। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भरी महफिल में पूछा गया था। ये सरासर बदतमीजी थी। कायदे से वहां मौजूद लोगों को इस सवाल पर आपत्ति उठानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जब उस पत्रकार ने ब्रिटनी को आगे पीछे घूमकर कपड़े दिखाने को कहा तो हॉल में बैठे लोग जोर से खिलखिलाए। असहज ब्रिटनी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी खत्म करके जाने लगी तो उन्हें ट्रोल किया गया। ऐसी बदतमीजियां आम थी। ब्रिटनी अपने साथ होने वाले बर्ताव के प्रति खींचने लगी थी। वो अपना विरोध जताने के लिए सार्वजनिक तौर पर रोती, चिल्लाती। उनसे सहानुभूति रखने की जगह मैगजीन वाले इस पर भी खबरें बना देते। ब्रिटनी के रोने को एक्सक्लूसिव स्टोरी कहकर बेचा जाता। ऐसा नहीं कि बस मीडिया की ही गलती हो। ब्रिटनी के एक बॉयफ्रेंड थे, जस्टिन टिम्बरलेक। कुछ समय तक दोनों रिलेशनशिप में थे। 2002 में उनका ब्रेकअप हुआ। इसके बाद टिम्बरलेक ने भी ब्रिटनी के लिए खूब अनाप शनाप बोला। कहा वो धोखेबाज थी, उनका किसी और के साथ अफेयर था। टिम्बरलेक खुद भी गायक थे। ब्रेकअप के बाद उनका एक गाना आया, क्राई मी अ रिवर। इसके बोल कुछ यूं थे, यू डोंट हैव टू से व्हाट यू डिड, आई ऑलरेडी नो, आई फाउंड आउट फ्रॉम हिम, नाउ यू टेल मी यू नीड मी, when you call me on the phone, girl, I refuse. Now it's your turn, you cry me a river. इन बोलों को भी ब्रिटनी की कथित धोखेबाजी का प्रमाण माना गया। ब्रिटनी से इंटरव्यू में पूछा जाने लगा कि उन्होंने टिम्बरलेक के साथ इतना बुरा क्यों किया, उनका दिल क्यों दुखाया। जब भी ब्रिटनी का ब्रेकअप होता उन पर ऐसे ही भद्दे सवाल दागे जाते। ऐसा ही एक नाम था फ्रेड डस्ट। अफवाह उड़ी कि वो और ब्रिटनी डेट कर रहे थे। ब्रिटनी ने इससे इनकार किया, मगर मीडिया का एक धड़ा डस्ट को बुलाकर इस कथित रिश्ते पर इंटरव्यू लेता। ऐसे ही एक इंटरव्यू में डस्ट ने एमटीवी के आगे दावा किया, हमारा ब्रेकअप पागलपन से भरा हुआ था। मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ। मैंने जो किया सच्चे दिल से किया। मेरे इरादे भी सच्चे थे और मैं बता दूं कि मैं झूठा नहीं हूँ। डस्ट के मुताबिक वो झूठे नहीं थे। इसका मतलब ये लगाया गया कि ब्रिटनी झूठी है, मूडी है, भरोसेमंद नहीं है। स्थितियां और बिगड़ी ब्रिटनी की शादी के बाद। ब्रिटनी ने 2 बार शादी की। पहली शादी करीब 55 घंटे चली। ये शायद नशे में, शायद किसी इमोशनल रश में लिया गया फैसला था, मगर मीडिया के लिए तो ये ब्रिटनी की बनाई उनकी छवि पर मुहर थी। 2004 में ब्रिटनी ने दूसरी शादी की। वो केवल 22 साल की थी। शादी की डांसर केविन फेडरलाइन से। दोनों के 2 बेटे हुए, जेडन और शॉन। ये शादी 2007 में खत्म हो गई। दोनों का डिवोर्स हो गया। अब सवाल खड़ा हुआ बच्चों की कस्टडी का। ब्रिटनी को बच्चों की कस्टडी नहीं मिली। इसके बाद से ब्रिटनी के बर्ताव में दिखने वाली अस्थिरता बढ़ गई। वो बिखरी बिखरी रहती, अजीब से कपड़े पहनती, मीडिया कर्मियों को देखती तो चिल्लाने लगती। 2007 में इसी मेंटल स्टेट में उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया। बोली, लोग उनके बाल छूते रहते हैं, उन्हें अब इससे घिन आने लगी है। साफ था कि वो 24 घंटे अपने पीछे लगे कैमरों से बीमार हो गई थी, मगर इस हालत में किसी को उनसे हमदर्दी नहीं थी। कहा जाने लगा कि वो ड्रग्स लेती हैं, इसी वजह से इतना अस्थिर बर्ताव करती हैं। उनके बढ़े हुए वजन को लेकर भी उनकी हंसी उड़ाई जाने लगी। इसी माहौल के बीच 2007 में ब्रिटनी कई बार रिहैब भी गई। उनके रिहैब जाने पर कैसी स्टोरीज छपी। मिसाल के लिए पीपल्स मैगजीन का उदाहरण, इसे अपने कवर पेज पर उन्होंने छापा, इनसाइड ब्रिटनीज ब्रेकडाउन। जमकर पार्टियां करना, पब्लिकली रोना, अपना सर मुंडवा लेना, गायिका की हालत से डरा हुआ परिवार, बच्चों के लिए होने वाली चिंता, इन सब के बीच ब्रिटनी रिहैब पहुंची। यूएस वीकली ने लिखा, शॉन और जेडन का जन्मदिन कैसे बीता ये जानकर आपका दिल टूट जाएगा। हम बताएंगे आखिर मिनटों में केविन के आगे कैसे गिड़गिड़ाई ब्रिटनी। जानिए, दोनों बच्चों जब मां से मिलकर आते हैं तो उस सदमे से उबरने में उन्हें कई दिन लग जाते हैं। आपने विच हंटिंग शब्द सुना है। ब्रिटनी के साथ यही हो रहा था। मीडिया लिखने लगा था कि वो बुरी मां है, बच्चों को संभालने के लायक नहीं है। एक तरफ उनकी पब्लिक इमेज इतनी खराब कर दी गई थी, दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में भी तनाव था। उन्हें बच्चों की कस्टडी नहीं मिली थी। ब्रिटनी को अपने दोनों बेटे एक्स हस्बैंड केविन के सुपुर्द करने थे। वो मेंटल ब्रेकडाउन की हालत में थी, अकेली थी, बच्चों के साथ रहना चाहती थी। उनका करियर भी लड़खड़ा रहा था। इन तमाम नकारात्मकताओं का क्लाइमैक्स आया 2008 में। 3 जनवरी 2008 की बात है। बच्चों की कस्टडी लेने के लिए केविन ने अपने बॉडीगार्ड्स को ब्रिटनी के घर भेजा। ये सब देखने के लिए घर के बाहर पैपराज़ी का जमावड़ा था। ब्रिटनी पैनिक हो गई, रोने चिल्लाने लगी। उन्होंने घर के एक कमरे में खुद को बेटे के साथ बंद कर लिया। वहां पुलिस बुलाई गई। ब्रिटनी को जबरन एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया। ब्रिटनी डिप्रेशन में थी, उन्हें मदद की जरूरत थी, लेकिन हुआ क्या, उन्हें पागल कहा जाने लगा। कहा जाने लगा कि उन्हें पागलपन के दौरे आते हैं, वो बाइपोलर हैं, खुद के लिए औरों के लिए खतरा बन गई हैं। वो मेंटली फिट हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए परिवार के कहने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी असहायता के दौर में एंट्री हुई कोर्ट की। फरवरी 2008 में लॉस एंजलिस की एक अदालत में याचिका डाली गई। ये याचिका डाली थी ब्रिटनी के पिता जेमी स्पियर्स ने। क्या कहा था याचिका में? इसमें जेमी ने कोर्ट से ब्रिटनी की टेम्पररी कंजर्वेटरशिप मांगी थी। क्या होता है कंजर्वेटरशिप? ये एक कानूनी व्यवस्था है ऐसे वयस्क जिसकी दिमागी,
स्थिति पर शुबहा हो, ऐसा लगे कि वो मानसिक तौर पर फिट नहीं है, अपना सही गलत तय करने के काबिल नहीं है, अपनी संपत्ति को मैनेज करने लायक मानसिक स्थिति में वो नहीं है, ऐसे लोगों को देखभाल के लिए अदालत एक अभिभावक नियुक्त करती है। इस व्यवस्था को कंजर्वेटरशिप कहा जाता है। कोर्ट ने जेमी स्पियर्स की याचिका स्वीकार कर ली। ब्रिटनी और उनकी जायदाद को कंट्रोल उनके पिता जेमी को सौंप दिया गया। जेमी ब्रिटनी के कंजर्वेटर हो गए। ये व्यवस्था पिछले 12 साल से चली आ रही है। क्या ब्रिटनी ने कभी इसका विरोध किया? 2008 में कंजर्वेटरशिप स्थापित किए जाने के कुछ महीने बाद की बात है। ब्रिटनी पर MTV की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, नाम था ब्रिटनी फॉर द रिकॉर्ड। इसमें ब्रिटनी ने कहा था, मैं अभी जिस तरह से नियंत्रित रखी गई हूं, अगर ऐसा ना होता, अगर इतने सारे वकील, डॉक्टर और बाकी लोग हर दिन मुझ पर नजर ना रखते, अगर ये सब ना हो रहा होता, तो मैं बहुत आजाद महसूस करती। इस बयान के बाद ब्रिटनी ने इस मसले पर चुप्पी लगा ली। इन 12 सालों में वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोली। ब्रिटनी भले खामोश हो, मगर कोई था जो लगातार उनके लिए आवाज उठा रहा था। किसकी आवाज थी ये आवाजें ब्रिटनी के फैंस की थी। वो सालों से ब्रिटनी को इस कंट्रोल से निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके अभियान का नाम है फ्री ब्रिटनी कैंपेन। क्या लगता है कितने फैंस शामिल होंगे इस कैंपेन में? जवाब है लाखों लोग। ये जगह जगह प्रदर्शन करते हैं, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते हैं, लीगल एक्सपर्ट से सपोर्ट लेते हैं। कई प्रशंसक तो इतने प्रतिबद्ध हैं कि उनके लिए कैंपेन का नाम पार्ट टाइम जॉब हो गया है। ऐसी नौकरी जिसमें पैसे नहीं मिलते, बल्कि प्रशंसक अपनी जेब से पैसा खर्च करके आयोजन करवाते हैं। अपने पैसों से प्लेन टिकट्स खरीद कर दूर दराज के शहरों में आयोजित कैंपेन प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। इन्होंने ब्रिटनी की कथित रिहाई को अपने जीवन का ध्येय बना लिया है। आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, ब्रिटनी फैंस के ऐसे हजारों ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। अब यहां सवाल आता है कि हम ये सब आज आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बरसों से चुप ब्रिटनी आज अपनी चुप्पी तोड़ने वाली है। वो कोर्ट के आगे अपना पक्ष रखने वाली है। अपने बिजनेस, अपनी संपत्ति और निजी जिंदगी पर लगाई गई बंदिशों पर अपनी राय रखने वाली है। कोर्ट ने ब्रिटनी को इतने साल बाद अब क्यों बुलाया? क्योंकि अप्रैल 2021 में खुद ब्रिटनी ने इसकी अपील की थी। अपने वकील के मार्फत उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी। कहा वो सीधे अपनी बात रखना चाहती है। ब्रिटनी की ओर से यह भी आग्रह किया गया कि यह सुनवाई जल्द से जल्द हो। कोर्ट ने अपील मंजूर की और सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख मुकर्रर हुई। इसी वजह से उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद ब्रिटनी कोर्ट के आगे कंजर्वेटरशिप खत्म करने का आग्रह करे। क्या यह पहली बार है जब ब्रिटनी कंजर्वेटरशिप से रिहाई चाह रही है? नहीं, इसकी जानकारी दी है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। NYT ने इस मामले से जुड़े कोर्ट रिकॉर्ड्स हासिल किए। इनसे पता चला कि ब्रिटनी सालों से आजाद होना चाह रही थी। उन्होंने कोर्ट में कहलवाया कि उनकी जिंदगी गिरफ्त में है। प्यार करने और डेट पर जाने जैसे फैसलों में भी उन्हें आजादी नहीं है। यहां तक कि रसोई की दराजों का रंग क्या होगा, ये तय करने का भी अधिकार उन्हें नहीं है। NYT के मुताबिक 2016 में कोर्ट द्वारा नियुक्त एक जांचकर्ता ने ब्रिटनी से बात करने के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा, ब्रिटनी का कहना है कि यह व्यवस्था उनके शोषण का औजार बन गई है। इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल बिठा दिया गया है। द सिस्टम हैड टू मच कंट्रोल ऑन हर। जांचकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा, ब्रिटनी ने कहा कि यह व्यवस्था जल्द से जल्द खत्म कर दी जाए। वो अपना फायदा उठाए जाने से तंग आ चुकी हैं। वो काम करती हैं, पैसे कमाती हैं और उनके इर्द गिर्द बाकी लोग उन्हीं पैसों पर पलते हैं। 2019 में भी ब्रिटनी ने कोर्ट को संदेश भेजा था। इसमें कहा गया था कि कंजर्वेटरशिप के चलते उन्हें मेंटल हेल्थ सेंटर में जबरन रखा गया है। उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ चीजें करवाई जाती हैं। 2020 में ब्रिटनी के वकील ने अदालत को यह भी बताया था कि वो अपने पिता से बहुत डरती है। आरोप है कि ब्रिटनी के पिता को अपनी बेटी की परवाह नहीं है। असल मुद्दा है ब्रिटनी की जायदाद। ब्रिटनी के पास तकरीबन 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कंजर्वेटरशिप के चलते इस संपत्ति से जुड़े फैसलों का कंट्रोल ब्रिटनी के पिता के पास है। वो दावा करते हैं कि उनकी मंशा केवल ब्रिटनी की भलाई है। वो चाहते हैं कि कोई उनकी बेटी का फायदा ना उठाए। जेमी के मुताबिक अगर ब्रिटनी ठीक हो, फिट हो, तो उन्हें कंजर्वेटरशिप खत्म किए जाने से कोई ऐतराज नहीं है। मगर कई आलोचक इस सफाई को दिखावटी मानते हैं। ये वीडियो शूट किए जाने तक कोर्ट की कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, इसलिए हम फिलहाल उनका स्टेटमेंट नहीं जानते। उनकी कंजर्वेटरशिप खत्म होगी या नहीं, ये भी अभी हमें नहीं पता। हाँ, इतना जरूर है कि फैंस के चलते अब ये मुद्दा बहुत जोर पकड़ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ब्रिटनी को कभी मानसिक परेशानी थी भी, तो क्या कंजर्वेटरशिप उसका हल था? क्या मेंटली बीमार इंसान को स्वस्थ होने, सामान्य जीवन जीने का अधिकार नहीं है? जाते जाते एक रिकमेंडेशन देती हूँ। NYT ने इसी वर्ष ब्रिटनी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, नाम है फ्रेमिंग ब्रिटनी स्पीयर्स। आप इसे हुलू पर देख सकते हैं। इसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि ब्रिटनी के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। यह था बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुनिए सुर्खी।
पाकिस्तान के लाहौर शहर में आज एक ब्लास्ट हुआ। ये वारदात जोहर टाउन इलाके में हुई। यहीं पर आतंकी हाफिज सईद का भी घर है। इसी घर के नजदीक ये धमाका हुआ। इसमें अब तक 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 21 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। हाफिज के घर के बाहर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात कुछ पुलिसकर्मी भी घायलों में शामिल हैं। धमाके के समय न्यूज़पेपर डॉन का एक पत्रकार मौके पर मौजूद था। उन्होंने बताया कि धमाके के चलते हाफिज सईद का घर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं इनाम गनी। धमाके के बाद वो घटनास्थल पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इस घटना की जांच काउंटर टेररिज्म विभाग को सौंप दी गई है। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आत्मघाती हमला था या फिर इसमें कोई डिवाइस इस्तेमाल किया गया था। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इस धमाके से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर हो रहे हैं। इनमें धमाके का इम्पैक्ट दिखता है। नजर आता है कि ब्लास्ट वाली जगह पर करीब 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में कई जगह गैस पाइपलाइन या सिलेंडर फटने को भी धमाके की वजह बताया जा रहा था। एक चश्मदीद ने यह भी दावा किया कि धमाका एक बाइक में रखे डिवाइस से हुआ है। हाफिज सईद के घर के पास ब्लास्ट होने के चलते कई सवाल उठ रहे हैं। क्या हाफिज इस ब्लास्ट के निशाने पर था? पिछले दिनों पाकिस्तान से हाफिज को गिरफ्तार किए जाने की खबर आई थी। कहा गया कि उसे जेल भेज दिया गया है, मगर बाद में आई कुछ रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि हाफिज लाहौर स्थित अपने घर में ही रह रहा है। हालांकि ये पक्का नहीं कि 23 जून को हुए ब्लास्ट के समय हाफिज घर में था या नहीं, मगर उसके घर के बाहर पुलिसकर्मी पहरा दे रहे थे। ये जानकारी तो खुद पुलिस डिपार्टमेंट ने दी है। ऐसे में मुमकिन है कि ब्लास्ट के वक्त हाफिज अपने घर में ही हो। ऐसे में मुमकिन है कि शायद उसे ही निशाना बनाने के लिए धमाका किया गया हो। ये सवाल लाहौर पुलिस के मुखिया गुलाम महमूद डोगर से भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।